नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने जा रहे हैं। ये पेपर जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी के लिए है। ठीक है, इस बार समय मिलेगा 3 घंटा। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 80। कुल प्रश्नों की संख्या इस बार 52 रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही पेपर में रहेगा। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी प्रश्न जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पेपर को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीधे आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है समोत्पाद रेखा, मांग वक्र, कुल उत्पाद रेखा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उत्पादन संभावना वक्र। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों की पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। देखिए, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे सभी संभव संयोग को प्रदर्शित करती है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीक ज्ञान के साथ उत्पादित किया जा सकता है। यहाँ पर पूछा है आपको कि दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण कैसा होता है, देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो, एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है। ऑप्शन डी में है कि एक देश में वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं जो है वस्तु कीमत सिद्धांत, दूसरा है साधन कीमत सिद्धांत, तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, दूसरा जो है दिया हुआ है कि देश में संसाधनों का विनिधान कैसे वो नहीं होगा। तीसरा दिया हुआ है एक फर्म का कुल निर्गत स्तर, ये भी आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक जो कूट यहाँ पर दिया हुआ है 1 और 3, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1, 3। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। देखिए, उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है। यूटिल्स, उपयोगिता की माप की इकाई यूटिल्स है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में है किलोमीटर, लीटर, ग्राम, रुपया। यहाँ पर यूटिल्स नहीं है। एग्जाम पेपर में अगर आपको यूटिल्स देखने को मिले तो आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से भी मापा जा सकता है। ठीक है, मुद्रा से भी मापा जा सकता है। तो यहाँ पर रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी। देखिए, यहाँ पर वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है, यानी कि इकाई से अधिक है। मांग की लोच यहाँ पर इकाई से अधिक है, इसलिए लोचदार हो जाएगा। ठीक है, इकाई से अधिक है इसलिए हो जाएगा आपका लोचदार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक उपभोक्ता का एक दिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा।
यहाँ पर बंडल दिया हुआ है, ए में 3 4, बी में है 6 7, सी में है 1 2, डी में है 5 2। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका 7 आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में भी है 5 और 2, इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो ये दोनों जो है उदासीन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा उदासीन, ठीक है। और यहाँ पर 6 7 जोड़ने से 13 हो जाएगा, 1 3 जोड़ने से 3 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा ए डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण है। पूरक वस्तु, देखिए पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती है, जैसे कि पेन और स्याही, ठीक है, पेन और स्याही। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पेन और स्याही, क्योंकि स्याही के बिना पेन नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरक वस्तुओं का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। औसत उत्पाद वक्र का आकार कैसा होता है, उल्टा यू आकार का होता है, उल्टा यू आकार का, ठीक है। ये आपका हो जाएगा औसत लागत, ठीक है, औसत लागत। और ये आपका हो जाएगा एपी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एपी, उल्टा यू आकार का होता है, ये हो जाएगा आपका औसत उत्पाद वक्र, ये हो जाएगा आपका औसत लागत, ठीक है, एसी हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दोगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि डैश होगी। पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दोगुना वृद्धि की जाती है, 2 गुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि डैश होगी। तो यहाँ पर भी आपका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित चित्र में आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका AFC है, ठीक है। ये आपका उत्पादन की मात्रा है और ये आपका हो गया औसत स्थिर लागत है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है OABC, ये जो आयत है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कुल स्थिर लागत। नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या 2 1 अल्प या अत्यधिक, तो अत्यधिक होती है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म में संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है। MR बराबर MC तथा MR MC वक्र को ऊपर से काटे, MR बराबर MC तथा MR MC वक्र को नीचे से काटे, MR बराबर MC तथा MC वक्र MR को वक्र को ऊपर से काटे। ऑप्शन डी में है MR बराबर MC तथा MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका MR है, ये आपका MC है, ठीक है। MR बराबर MC, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, MR वक्र को नीचे से काटे, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी, तो वस्तु की पूर्ति होगी। देखिए पूर्ति की लोच बराबर होती है, पूर्ति की लोच यस बराबर होती है वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, तो यहाँ पर देख सकते हो पूर्ति की मात्रा में 15% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे लिखेंगे वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि करने पर, तो यहाँ पर वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नीचे होगा, तो यहाँ पर नीचे 10 लिखेंगे, ठीक है। 15 को 10 से भागा करेंगे तो 1.5 आएगा, जो कि आपका इकाई से अधिक है। पूर्ति की लोच इकाई से अधिक है, देख सकते हो 1.5 है, यानी कि इकाई से अधिक है, तो ये लोचदार हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, लोचदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। कथन यहाँ पर दिया हुआ है
कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म की पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाते हैं, बाईं ओर सरक जाता है। यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म का सीमांत लागत बढ़ जाती है, ये कारण दिया हुआ है। ऑप्शन में है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, दोनों ए आर सही है लेकिन आर की सही व्याख्या है, दोनों ए आर सही है तथा आर की सही व्याख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कथन है और जो कारण है दोनों सही है। किसी वस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म की पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है, कारण किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्मों की सीमांत लागत बढ़ जाती है। तो दोनों ए और आर सही है लेकिन आर की सही व्याख्या है, आर यानी कि जो कारण है ये सही व्याख्या है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलन कीमत में भी वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब मांग डिमांड जो है पूर्ति से अधिक हो, ठीक है। जो मांग पूर्ति से अधिक हो, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है, 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लिया जाए कि इसी देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है लेकिन 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश की बेरोजगारी दर क्या होगी? तो बेरोजगारी दर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 आपको ऊपर में लिखना है, नीचे आपको लिखना है 2 लाख, ठीक है। नीचे आपको लिखना है 2 लाख और गुना कर देना है आपको 100, ठीक है। तो ऊपर में 2 जीरो, नीचे 2 जीरो काटेंगे, ऊपर 3 जीरो, ऊपर 4 जीरो, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ऊपर में 10,000 होगा, 10,000 में 4 जीरो और 2 लाख में 5 जीरो, ठीक है। 5 जीरो गुना करेंगे 100, ठीक है। 2 जीरो काटेंगे, नीचे आपका 3 जीरो बच रहा है, 3 जीरो काटेंगे, ऊपर में 3 जीरो काटेंगे, ऊपर में बचा 10, नीचे बचा 2, 10 को 2 से भागा करेंगे तो 5 आएगा, तो 5% जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट है कि आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रक मॉडल के कारक सेवाओं का प्रभाव किस दिशा में होता है? आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रभाव किस दिशा में होता है? फर्म से फर्म की ओर, परिवार से फर्म की ओर, परिवार से परिवार की ओर, फर्म से परिवार की ओर। देखिए, आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के केवल 2 क्षेत्रों, घरेलू क्षेत्र यानी कि परिवार तथा उत्पादक क्षेत्र यानी कि फर्म के बीच होने वाले चक्रीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा परिवार से फर्म की ओर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होती है? सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, वैयक्तिक आय। तो ये पर्सनल इनकम हो जाएगा। वृद्धा पेंशन जो है
वैयक्तिक आय के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? चेकबुक, बंद पत्र, डिमांड ड्राफ्ट या मुद्रा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक सर्वमान्य माध्यम यहाँ पर हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है? मुद्रा की नकदी मांग में वृद्धि होती है, मुद्रा की नगद मांग में कमी होती है, मुद्रा की नकदी मांग अपरिवर्तित रहती है, मुद्रा की नकदी मांग शून्य हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय है। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। बैंक दर में कमी, प्रतिभूतियों की बिक्री, कोष अनुपात में कमी। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है बैंक दर में कमी, ये आपका होगा ए, और आपका यहाँ पर जो सी में दिया हुआ है कोष अनुपात में कमी, ये भी आपका होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए और सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? कागजी कर, यहाँ पर संपत्ति कर दिया हुआ है, आय कर दिया हुआ है, निगम कर और सीमा शुल्क। तो यहाँ पर संपत्ति कर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, देखिए प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका भुगतान उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिन पर एक कर लगाए जाते हैं। ठीक है, इन करों को किसी अन्य पर टाला नहीं जा सकता। इसके उदाहरण का अगर बात करें जैसे कि आय कर हो गया, ब्याज कर, संपत्ति कर, निगम कर, ये सब होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है निगम कर, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण निगम कर। नेक्स्ट है कि यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपयोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा? यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। समग्र मांग का एक घटक नहीं है उपभोग व्यय, निवेश व्यय, निवल निर्यात, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? सीमांत की उपभोग प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति, गुणक सीमांत की औसत प्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विदेशी विनिमय दर क्या है? वस्तु कीमत, वस्तु की वस्तु में कीमत, वस्तु की मुद्रा में कीमत, मुद्रा की वस्तु में कीमत या देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का, देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। ये आपका विदेशी विनिमय दर होगा। ठीक है, देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।